हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनू लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अ क्लैट, एलेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, as well as if you are appearing for other exams also, other competitive exams, especially one day exam. So this video is going to help you in selecting the important news for this day, that is June 14, 2022. Now मैं एक हाईलाइट दे देता हूँ जो इस पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, साथ साथ में अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि मोर देन 50% ऑफ द इन्फ्लेशन हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द राइज इन फूड प्राइसेस। इसी से जुड़ा हुआ एक आज एडिटोरियल आया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अबाउट द रीजंस फॉर ग्लोबल फूड क्राइसिस और ग्लोबल फूड प्राइस राइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल है। इट एक्सप्लेन्स यू द रीजंस फॉर फूड प्राइसेस राइज इन द करंट सिनेरियो and how many times in past such scenario has taken place, what are the reasons for that, and what policies has to be adopted and why India has adopted a policy। कि फ्रेंड्स आपको याद रहेगा कि May 13 को इंडिया ने भी एक्सपोर्ट बैन लगाया अपने वीक पे। सो ऐसा क्यों हुआ, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल रीड दैट एडिटोरियल मच डिटेल एंड देन मूविंग अहेड we will be reading a data from Center for Monitoring Indian Economy, जिसको हम CMIE कहते हैं, about the employment. So employment data now they are rising, so we are going to study that also. We will study that which sector is contributing to increase in employment, which sector is seeing the pre-pandemic level of employment again, which shows the recovery in the economy. Okay, so let's start the news. The first news is that retail inflation eases to 7.04%. Now friends, यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जो चीज़ें हैं वो ये है कि ये जो 7.04% है, we are saying that retail inflation has eased, but this 7.04% is still above the tolerance limit of RBI. तो RBI का अगर हम टॉलरेंस लिमिट देखेंगे, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जब होता है, इन्फ्लेशन टारगेट इंडिया का जो है, so you will see that this is 4% और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया है तो प्लस माइनस 2%. इट मीन्स 4 minus 2% is 2%, 4 plus 2 is 6%. so the lower limit of inflation targeting is 2%, upper limit is 6%. मतलब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 6% से ज़्यादा हुआ तो RBI जो है वो फटाफट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करती है। अब फ्रेंड्स, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि RBI जो है वो लिक्विडिटी जो इकोनॉमी में है उसको रिड्यूस करती है। जब कोविड चल रहा था तो उस वक्त डिमांड काफ़ी कम हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल वाज राइजिंग, बिजनेस वाज क्लोजिंग डाउन, द इकोनॉमी वाज इन द नीड ऑफ लिक्विडिटी। सो RBI थ्रू आउट द COVID-19 pandemic, almost for you can say 3 years, RBI followed a relaxed or loose monetary policy which is called as accommodative policy. इसको हम क्या कहते हैं? accommodative policy. So under the accommodative policy, RBI tried to maintain very high liquidity level so that credits are available easily to business, so that they can make investment, new business can come up which can provide employment, which generates demand in the economy for recovery. So RBI followed accommodative policy. How RBI followed accommodative policy? By keeping the repo rate, that is called as the benchmark rate, एट 4%. ये कम होता है 4%. अब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया और वो 6% का जो एक मार्क होता है उसको ब्रीच करने लगा। तो जैसे ही 6% के ऊपर हुआ इन्फ्लेशन, लास्ट टाइम तो 7.79% था इन्फ्लेशन इन अप्रैल। सो RBI अनाउंस्ड विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन। इसका मतलब कि नाउ RBI विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो वो RBI कैसे करती है? RBI सिंपली रेपो रेट को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। इट मीन्स दैट व्हेन द रेपो रेट इज डिक्रीज्ड द मार्केट विल हैव वेरी हाई लिक्विडिटी, एंड इफ द रेपो रेट इज इंक्रीज्ड देन द मार्केट विल हैव लो लिक्विडिटी। सो यहाँ पे RBI ने पहले क्या किया कि रेपो रेट को 4% से 4.4% किया, उसके बाद उसको लास्ट वीक 4.9% किया। सो नाउ रेपो रेट इज 4.9% विच सिग्नल्स द विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन। नाउ कमिंग टू कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, तो अगर हम कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन देखेंगे, सो
इन अप्रैल इट वॉज 7.79%, जो मई का फिगर आया है इट इज़ 7.04%। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट द इन्फ्लेशन इज स्टिल अबव 6%। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे रूरल और अर्बन, तो रूरल और अर्बन में अगर हम देखेंगे तो पिछली बार रूरल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। इट वॉज 8.38% इन अप्रैल, बट फॉर द मंथ ऑफ मे इट इज़ 7.01%। अर्बन एरिया में अगर हम देखेंगे तो इट वॉज 7.09% एंड नाउ इट इज़ 7.08%। अब हम आते हैं द मेन कल्प्रिट ऑफ वेरी हाई इन्फ्लेशन विच इज़ फूड प्राइस इन्फ्लेशन। जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है it has hit 8.31% in last month and now it is also still very high which is 7.97%। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो अर्बन इंडिया में बढ़ गया है टू 8.2%। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फूड इन्फ्लेशन रूरल एरिया में नीचे हुआ बट अर्बन एरिया में बढ़ गया। सम ऑफ द थिंग्स विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू हाई इन्फ्लेशन इन अर्बन एरिया इज tomato prices, potato prices and rise in vegetable prices. So if you will just see कि CARE ratings, ये एक rating agency है, it has said that food remained the main inflation driver with a nearly 50% contribution. Okay, now one of the reason which economists are saying कि मई का inflation figure कम क्यों आया, so they are saying the base effect. Base effect का मतलब होता है कि इट इज़ अबाउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होता है कि ओवरऑल हमारा डिनोमिनेटर ऑलरेडी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 15 है और इस साल 16 हो गया, सो व्हाट विल हैपन, द परसेंटेज इंक्रीज विल बी लो। पर अगर हमारा न्यूमरेटर बहुत ही कम है, फॉर एग्जांपल 2 एंड इट इज़ 4 फॉर दिस ईयर, सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर ईयर बेस इज़ वेरी लो, सो इट विल शो वेरी हाई percentage of increase. So last year, okay, the base was very high. Okay, if you will just see 6.3%. So that's why because of very high denominator, the figure is less for the month of May, that is 7.04%. Now friends, we will talk about the important editorial again related to food, rising global food prices. So if you will just see, let's have the history of food crisis. So if we analyze the data from Food and Agriculture Organization, World Bank, International Monetary Fund, it shows कि जब हमने ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया इन अर्ली 1960s, तब से लेके अभी तक 3 शॉक्स देखे गए हैं। पहला शॉक 1973-76 में जब देखा गया कि फूड प्राइस इंडेक्स वो डबल हो गया इन नॉमिनल टर्म्स, मतलब प्राइस टर्म्स। अगर रियल टर्म देखेगा, मतलब इन्फ्लेशन को हटा के अगर देखें तो the price increase was 1/3 in real term. Now after that what happened, that the nominal as well as real price of food started increasing after 2002 and it reached its climax in food crisis of 2008 and it intensified by 2011. उसके बाद फिर से प्राइस गिरना चालू हुआ। उसके बाद COVID-19 आया, there was disruption in global supply. After that the third crisis came which started building in 2020. Now if we compare all the 3 crises, that is all the 3 food price crisis, that is 1973 से 76, 2007 से 2011 और जो अभी 2020 से चालू हुआ है अभी तक चल रहा है, it all shows that the rise in global food prices is not related to fall in production in agriculture, but they are related to factors which are outside the agriculture. Okay, it means that the first thing important is that they were not caused by any serious shortfall in agricultural production. That is the first important point. Second, कि जो इंटरवल है बिटवीन द 2 consecutive price shocks ये अब कम हो गया। जैसे कि पहले देखेंगे कि पहला क्राइसिस आया 1973 में, उसके बाद दूसरा क्राइसिस आने में लगभग इसको 40 साल के आसपास लगा, बट जो सेकेंड क्राइसिस आया अगर आप देखेंगे तो वो 10 साल के अंदर ही आ गया। फाइन, नाउ लेट्स कम टू द रीसेंट शॉक which has started in 2020. So the 2 important factors are, the first is supply side disruption due to COVID-19, the second is Russia Ukraine war. उसके बाद अगर हम देखेंगे that
the current food price spike, it started from the increase in vegetable oils and then it expanded to cereals. The next is the third factor which is responsible for the recent spike in food crisis, and it is very important. It is that we are seeing the diversion of food for biofuel. जो food crops हैं they are being diverted for production of biofuels. तो हम लोग normally उसमें vegetable oils बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. So if we just take an example, the proportion of vegetable oil used for biodiesel has increased from 1% in 2003 to 11% in 2011. जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि रिसेंटली इंडिया में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल का जो टारगेट था इट हैज़ बीन प्रीपोन बाय 5 years. जो 20% टारगेट था दैट हैज़ टू बी अचीव्ड नाउ बाय 2025. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स. सो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. नाउ 4th इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगर हम देखेंगे दैट इज इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ फर्टिलाइजर and other agrochemicals. The next is what is the implication for India. ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का इट कॉन्स्टिट्यूट्स 13% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर इन द लास्ट टू लास्ट ईयर. तो इसके वजह से अगर ग्लोबल प्राइसेस में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसका जो ट्रांसमिशन ऑफ प्राइस है या उसका जो इफेक्ट है वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी दिखेगा ही दिखेगा. तब यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को मैनेज करती है. कैसे मैनेज करती है? अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है ना, मान लीजिए कि टेक द एग्जांपल ऑफ व्हीट ओनली. अगर व्हीट का प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया ग्लोबल मार्केट में तो इंडिया क्या करेगी? इंडिया चीप इंपोर्ट्स को बैन कर देगी ताकि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को उससे इम्पैक्ट ना हो. और अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया तो कंट्री जो है वो इंपोर्ट को लिबरलाइज कर देती है पूरा, ठीक है, बट एक्सपोर्ट्स पे चेक करती है कि ताकि इससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट मान लीजिए होने लगा क्योंकि बाहर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो डोमेस्टिक शॉर्टेज हो जाएगा और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को ऐसे इम्पैक्ट होगा तो एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा रेगुलेशन लग जाता है. The next is wheat export restrictions. So as we know that on May 13th, India imposed restrictions on wheat export, and many critics have cited that India should not have taken that step. But now this article demystified that concept, that why imposing ban on export of wheat during such time is necessary for India. So if you will just see over here that India is also going through an abnormal situation which has been that first is there is spike in international prices. उसके बाद अगर हम देखेंगे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इंडिया में वो खुद थोड़ा सा कम हुआ था इस बार बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एंड वेदर. दैट इज़ द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग अगर हम देखेंगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट बैन से वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द ग्लोबल व्हीट ट्रेड it hovers between 0.1% to 1%, okay, not beyond that. Fine. So now the international market. अब क्या हुआ ना कि अगर आप वीट का अगर देखेंगे तो वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना. चाइना इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इज रशिया. एक्सपोर्टर इज रशिया एंड यूक्रेन इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ wheat. Now because of Russia Ukraine crisis अगर हम शॉर्टफॉल देखेंगे वीट का मार्केट में that is 50 million tons of wheat. Now alone India cannot compensate this 50 million tons of wheat by exporting it to foreign countries, okay, because it amounts to half the wheat production in the country and more than 2/3 of the wheat that comes to the market. ठीक है, तो 50 million tons of wheat जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत मामूथ अमाउंट है. अगर आप इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखेंगे पिछले 5 साल में तो इट इज़ जस्ट 0.1 to 1% ऑफ द टोटल वीट ट्रेड. तो अगर इंडिया मान लीजिए कि इम्पोज भी करता है बैन वीट एक्सपोर्ट पे तो इट वुड नॉट हैव रिजल्टेड इन अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ वीट. इट वुड हैव रिजल्टेड इन द सीवियर शॉर्टेज ऑफ वीट विद इन द कंट्री. इट मीन्स कि मान लीजिए कि इंडिया इतना अमाउंट ऑफ वीट अगर एक्सपोर्ट करने लगे तो उससे डोमेस्टिक शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा.
Now coming to this paragraph, now how to see that such food crisis does not take place. तो यहाँ पे सबसे पहला जो ज़रूरी है दैट इज़ लार्ज स्केल अडॉप्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी फॉर लार्ज स्केल अडॉप्शन टू एनेबल चेक्स ऑन फूड प्राइसेस राइजिंग एट अ फास्टर रेट. ठीक है, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो जो ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है ये इंडिया के बारे में सिर्फ नहीं कह रहा है. इंडिया ने तो ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लिया है 1969 में ही और अपना फूड सेल्फ रिलायंट हो चुका है. दीज आर फॉर द अदर कंट्रीज. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल जस्ट सी अफ्रीका, so they can go for it adopting the green technology to increase the wheat production in their own country. The next is it requires spending on agriculture research and development especially by the public sector and multilateral development agencies. जैसे कि IFAD करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, they should make investment for faster adoption of green technology across the world. The second is that there is a need for a biofuel protocols. ओके, अगर हम देखेंगे कि जो बायोफ्यूल की तरफ जो डाइवर्शन हो रहा है फूड क्रॉप्स को, उसको थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है. नाउ फ्रेंड, इन दिस आर्टिकल यहाँ पे इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एट सेंटर स्टेज, तो दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिटन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंदिरा गांधी. पर यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हम याद कर सकते हैं, जो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. देखिए, ये जो पूरा क्लाइमेट चेंज या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो हम कॉन्सेप्ट सुनते हैं, ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ये पढ़ने के लिए ये आर्टिकल्स को जानना थोड़ा सा ज़रूरी है. तो अगर हम देखेंगे 1962 में एक साइलेंट स्प्रिंग करके आया, बुक आया, पब्लिकेशन आया बाय रैचल कार्सन. उसके बाद द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय पॉल एक्लिक एंड देन क्लब ऑफ रोम्स द लिमिट्स टू ग्रोथ, इट वाज रिलीज्ड इन अर्ली 1972. ऑल these three publications they pressed that the present mode of production and consumption is not sustainable and we should adopt a sustainable model which minimizes the harm on environment. In pursuant to that, United Nations Conference on Human Environment, it was held in Stockholm in 1972. ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं. इसके बाद इंडिया में भी कुछ चेंजेस आया. ठीक है, तो यहाँ इफ यू विल जस्ट सी दैट द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज रीएक्टिवेटेड इन जुलाई 1969. देन दैट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनका 10th जनरल असेंबली इंडिया में हुआ. उसके बाद यह देयर इज़ रामसार कन्वेंशन. ओके, सो रामसार कन्वेंशन भी इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया. दिस इज़ अ कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स. एंड देन इफ यू विल जस्ट सी दैट India launched its first species conservation program at Gir for Asiatic lion in January 1972, and then Project Tiger, it was conceived in April 1973. Then Wildlife Protection Act came, okay, and then Environmental Protection Act also came in 1986. So these are some of the things which has been mentioned over here from the environment point of view. The next is data on CMIE. The CMIE का full form क्या है? The Center for Monitoring India's Economy. So now here the data shows that employment rose to 404 million during this month. Okay, this is higher than what we had observed in May 2019. Why we are taking this May 2019, not comparing May 2020 or 21? Because May 2020-21 these were pandemic years. So obviously यहाँ पे employment तो कम ही होगा. तो हम हमेशा क्या करते हैं कि हम हमेशा प्री कोविड लेवल के हिसाब से चेक करते हैं चीज़ें कि प्री कोविड लेवल के हिसाब से हमारा परसेंटेज या हमारा प्रपोर्शन कितना है. ओके, टू गेट द एक्चुअल फिगर. तो अगर हम यहाँ पे मई 2019 लेते हैं तो वी आर कंपेयरिंग इट विद द प्री कोविड लेवल. सो हियर इफ यू विल जस्ट सी, तो यहाँ पे जो प्री कोविड लेवल था वो हमने पा लिया है इन एम्प्लॉयमेंट. अगर इफ यू विल सी 2020-21 तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा increase हुआ है if we compare over here. Now if you will just see,
कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब क्रिएट नहीं हुआ है, वहाँ पे जॉब लॉस है, बट जॉब हैज़ बीन क्रिएटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और यू कैन से इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री में भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी द मेटल इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच इज़ शोइंग द रैपिड रिकवरी। नाउ फ्रेंड्स, इस टाइप के डेटा में हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं, हमें नंबर्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट पैटर्न। नाउ फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैटर्न? पैटर्न का मतलब आपको यहाँ पे ये देखना है कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट जो राइज हो रहा है वो किन किन सेक्टर में राइज हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर में नहीं हो रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, मेटल इंडस्ट्री में हो रहा है। तो दीज आर द पैटर्न्स विच यू नीड टू जस्ट रिमेंबर। द नेक्स्ट इज डिमोलिशन ड्राइव्स वायलेट इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट है कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज बुलडोजिंग द इलीगल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटेस्टर्स हु वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल, सो नाउ इट गोज अगेंस्ट सम ऑफ द इंटरनेशनल लॉज। तो ये इंटरनेशनल लॉज क्या क्या हैं? तो देखिए, राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग की हम बात कर रहे हैं। तो राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो द राइट ऑफ हाउसिंग इट इज़ अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम आर्टिकल 25 देखें ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं ऑफ ह्यूमन राइट्स। So Article 25 says that everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, which includes food, clothing, housing and medical care. Okay. Then we have Article 11.1 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. तो ये कहता है the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, which includes adequate food, clothing, housing and continuous improvement of living condition. उसके बाद आर्टिकल 11.1 में ये हर स्टेट का या हर गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है कि वो ऐसे अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले ताकि ये जो राइट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन किया है स्पेशली रिलेटेड टू एडिक्वेट हाउसिंग, इट इज़ प्रोग्रेसिवली रियलाइज्ड। नाउ let's take another article, Article 12 of the Universal Declaration for Human Rights. अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, कॉर्नर स्टोन है पूरे डिस्कशन का। इट सेज नो वन शाल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्री इंटरफेरेंस विद हिज प्राइवेसी, फैमिली, होम और कॉरेस्पॉन्डेंस, नॉट टू अटैक अपॉन हिज ऑनर एंड रेपुटेशन। ओके, यहाँ पे है कि इट स्टिपुलेट्स दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अगेंस्ट सच इंटरफेरेंस और अटैक्स। अब हम आते हैं आर्टिकल 17 ऑफ इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो एक तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक इंटरनेशनल कवेनेंट है ICESCR, दैट इज़ इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अब हम आते हैं इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसमें आर्टिकल 17 है, इट प्रोवाइड्स दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू ओन प्रॉपर्टी अलोन एज वेल एज इन एसोसिएशन विद अदर्स एंड नो वन शाल बी आर्बिट्रली डिराइव्ड ऑफ दिस प्रॉपर्टी। The next is SIPRI report which says that India is expanding its nuclear arsenal. Now friends, SIPRI हमने पहले भी किया था, Stockholm International Peace and Research Institute, it is located in Stockholm. पहले भी एक रिपोर्ट आया था about the defense expenditure, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि USA is the top defense expenditure country in the world, ओके, फॉलोड बाय चाइना, रशिया, इंडिया, यूके। फाइन, तो इंडिया भी टॉप 5 डिफेंस एक्सपेंडिचर में आता है। अब ये जो रिपोर्ट आया है ये इंडिया के बारे में है, इसके जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इट इज़ इंडिया हैड 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एज ऑन जनवरी 2022, ओके, एंड इट अपीयर्स दैट इंडिया इज़ एक्सपांडिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में भी है कि पाकिस्तान इज ऑल्सो एक्सपांडिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट। देन अबाउट चाइना, so China, it is in the middle of a substantial expansion of its nuclear weapon arsenal
and the satellite images indicates construction of over 300 new missile silos. अब देखिए इन चाइना के पास कितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, 350 एज ऑफ जनवरी 2021 एंड 22. इंडिया के पास कितने हैं, 160. ओके, उसके बाद एक वन लाइनर टाइप हम देख लेते हैं. दैट रिफ्रेन फ्रॉम पब्लिशिंग एड्स ऑन ऑनलाइन बैटिंग मीडिया हैज़ बीन टोल्ड. सो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स. ओके, so if you will just see that betting and gambling, which is illegal in most parts of the country, it poses significant financial and socio-economic risk for consumers, especially the youth and children, and such advertisement will affect of promoting a largely prohibited activity in India. The next is very important news, new norms for sentence remission. Remission का मतलब जब sentence जो भी है imprisonment का उसको मतलब suspend कर देना. So the Indian Home Ministry has come up with a new set of guidelines for states and union territories for granting special remission. ठीक है, इसके 3 फेज़ होंगे, अगस्त 15 2022, जनवरी 26 2023 और अगस्त 15 2023. अब यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड कौन कौन है फॉर स्पेशल रेमिशन. वुमेन एंड ट्रांसजेंडर कन्विक्ट्स ऑफ एज 50 एंड अबव एंड मेल कन्विक्ट्स ऑफ 60 एंड अबव, जिन्होंने अपना 50% ऑफ टोटल सेंटेंस पीरियड कंप्लीट कर लिया है. उसके बाद इफ देयर इज पर्सन हु इज फिजिकली चैलेंज्ड और डिसेबल्ड विद 70% डिसेबिलिटी एंड अगेन इफ दे हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ द टोटल सेंटेंस पीरियड, which also includes terminally ill convicted persons who have completed 2/3 of their total sentence, and poor or indigent prisoners who have completed their sentence but still are in jail due to non-payment of fine. They are all eligible for remission. उसके बाद जो यंग क्रिमिनल्स हैं 18 से 21 साल 18 से 21 साल के बीच में जिन्होंने क्राइम किया है बट इसके अलावा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका नहीं है, एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ देयर सेंटेंस पीरियड दे वुड बी एलिजिबल फॉर रेमिशन. अब देखिए कौन कौन नहीं है एप्लीकेबल, जिसके ऊपर ये नहीं होगा. जिसको डेथ सेंटेंस मिला है या जहाँ पे डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया, और पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट ऑफ डेथ हैज़ बीन स्पेसिफाइड एज वन ऑफ द पनिशमेंट, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सच ग्रांट. उसके बाद पर्सन्स हु हैव बीन कन्विक्टेड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ओके, और convicts involved in terrorist activities, or persons who have been convicted under such acts like TARA, Terrorist and Disruptive Prevention Act 1985, Prevention of Terrorist Act 2002, Unlawful Activities Prevention Act 1967, Explosive Act 1908, National Security Act 1982, Official Secrets Act 1923, and Anti-Hijacking Act 2016. These persons will not be eligible for special remission. The next is सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है. पहले केरला हाई कोर्ट में ये था. केरला हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट लॉन्ग कोहैबिटेशन प्रेज्यूम्स मैरिज. इसका मतलब दैट पहले ही पैराग्राफ में कवर हो जाता है दैट लॉ प्रेज्यूम्स अ कपल टू बी मैरिड इफ दे हैव लिव्ड टुगेदर फॉर लॉन्ग एज मैन एंड वाइफ. Now friends, Google to pay women employees $118 million. So यहाँ पे है कि एक सूट था, ओके. So here the $118 million settlement covers about 15,500 women employees who have worked for the company in California since September 2013. Okay, so Google has agreed to pay as a settlement to the women, that is $118 million. The next is rupee weakens past 78, stocks slide eyeing Fed rate increase. यहाँ पे देखिए ऐसा है, ये पूरा खेल समझिए. फेडरल रिजर्व है, ये यूएस का सेंट्रल बैंक होता है. नाउ फेडरल रिजर्व, आपने कल पढ़ा था कि यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. सो फेडरल रिजर्व ने क्या किया कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक किया है.
जब फेडरल रेट रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो क्या होता है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने इंडिया के कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं वो वहाँ से पैसा निकाल के यूएस में इन्वेस्ट करते हैं. इसको कहते हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल. ठीक है. सो व्हेन द डॉलर स्टार्ट्स लिविंग इंडिया, what will happen? The depreciation will start taking place. Now rupee, it has weakened against dollar and now it has crossed the 78 against the dollar, that is 78.04. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.